हेलो। 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 सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी जो एपीओ इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं और आपका साक्षात्कार ड्यू है झारखंड में, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक मोटिवेशनल क्लास है। साक्षात्कार के पूर्व प्रायः सामान्य क्लास साक्षात्कार के लिए सामान्य क्लास चलने के पूर्व एक मोटिवेशनल क्लास लिया जाता है। आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको मेंटली तैयार किया जाता है, आपको बूस्टअप किया जाता है ताकि आप पूरी तरह से साक्षात्कार के लिए तैयार हों। इस संस्था की एक परंपरा है कि कोई भी क्लास शुरू होता है तो मोटिवेशनल क्लास से ही शुरुआत होती है और ये काम मुझे दिया गया है। मैं समझता हूँ आप हमसे परिचित होंगे। मैं अजय सिंह और मोटिवेशनल क्लास मैं यहाँ आवश्यकता अनुसार लेता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि झारखंड जिस राज्य के लिए आप साक्षात्कार में सम्मिलित होने जा रहे हैं, झारखंड बहुत सुंदर राज्य है, बहुत सुंदर राज्य है। और चूंकि मैं झारखंड में रहा हूं और एक दो साल नहीं पूरे 5 साल मैंने झारखंड में गुजारे हैं, लेकिन उस समय झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था। 94 से 99 तक मैं हजारीबाग में एक स्थान है मांडू, वहाँ शिक्षा सेवा में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में मैंने 5 साल सेवा की है। मैं जानता हूँ झारखंड बहुत सुंदर राज्य है, प्रकृति की गोद में बैठा है। आपको अवसर मिला है साक्षात्कार में सम्मिलित होने का। पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, एनर्जी के साथ आप साक्षात्कार में सम्मिलित होइए। झारखंड में अगर सेवा करने का अवसर मिले तो ये बड़ा अवसर होगा, बहुत बड़ा अवसर होगा, आपके लिए बहुत बहुत सुखद बात होगी। बहुत सुंदर जगह है झारखंड और उसकी राजधानी रांची तो और भी खूबसूरत है। कभी वो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था रांची। मैं रांची में भी रहा हूँ। अब मैं चर्चा करता हूँ साक्षात्कार के संदर्भ में। देखिए, साक्षात्कार को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। साक्षात्कार मीन्स पर्सनालिटी टेस्ट। द कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इज गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनालिटी. What kind of a personality do you have? This is going to be tested in the interview. साक्षात्कार में मेरिट की जांच नहीं होती। मेरिट तो आपकी जांच हो चुकी है और उसी के आधार पर आप साक्षात्कार के लिए बुलाए गए। मैं समझता हूं इसके पहले 2 चरण की परीक्षाएं हुई होंगी, एक प्री हुआ होगा और एक मेंस हुआ होगा, वह है ना। अब प्री और मेंस के आधार पर आपके मेरिट की जांच की जा चुकी है। आपकी मेरिट और टैलेंट्स के आधार पर ही आपको साक्षात्कार के लिए चुना गया।
इसलिए अब मेरिट की बात नहीं है, अब बात है पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस सोच के व्यक्ति हैं, आप किस टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, आपका नेचर कैसा है, किसी विषय के संदर्भ में आपकी सोच कैसी है, आपका अप्रोच कैसा है, इन सबों की जांच पर्सनालिटी टेस्ट में है। आप कैसे इंटर करते हैं, आप कैसे फेस करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे उनको सुनते हैं, आप कितना बढ़िया ढंग से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आप उलझनों को किस तरह से सुलझाते हैं, ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। आपका उठना बैठना चलना, चीजों को फेस करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये सब पर्सनालिटी टेस्ट होता है। आपका अपीयरेंस, आपका पहनावा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब पर्सनालिटी टेस्ट में आता है। पर्सनालिटी टेस्ट कितने नंबर का है? 50 नंबर का। आप ये जान लें कि 50 में से ये माना जाता है कि 40% मार्क्स जो है वो अभ्यर्थियों को जो उपस्थित होता है उनको दिया जाता है। Those who are present are entitled to get 40% मार्क्स। ये माना जाता है कि जो विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए आया है उसको 40% मार्क्स यानी 20 अंक उसको दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। माना जाता है इस तरह से कि दिया जाता है। हाँ, और मैक्सिमम आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 80% मार्क्स दिया जाता है। अगर आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, यू हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, you have satisfied the commission, you have satisfied the board and board is happy with you, in such a situation you are entitled to get 80% marks, 80% marks के आप हकदार होते हैं। यानी 50 में 40% मार्क्स आपको मिलेंगे, वो देंगे अगर आप वाकई आपने अच्छा परफॉर्म किया है और बोर्ड आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है। तो 40%, 80% मार्क्स। तो अब बात कहाँ आई? 40 और 80% के बीच में, यानी 20 और 40 के बीच में। अब 20 और 40 के बीच में मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। जिसने बहुत अच्छा किया उसको उतना अच्छा मार्क्स मिला, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसको। तो इस तरह से ये 40 और 80% के बीच में मार्क्स का फ्लक्चुएशन होता है, जो कि एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है। चूंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, गला घोंटू साक्षात्कार, गला घोंटू प्रतियोगिता है। एक नंबर से आप चयनित हो जाते हैं, एक नंबर से आप बहुत नीचे हो जाते हैं। एक एक नंबर यहाँ पॉइंट में भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये भी मान लें कि 40 और 80% के बीच का फ्लक्चुएशन है, तो वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नंबर भी
हम अपने हिस्से का जाने न देंगे। इस तरह की तैयारी, सोच और परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि साक्षात्कार के संदर्भ में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। दिस इज द रेलिवेंट क्वेश्चन, हाउ टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। सबसे पहले साक्षात्कार का एक लिबास होता है, एक ड्रेस होता है। आप जानते हैं यह विद्यार्थी जो स्काई ब्लू शर्ट पहनते हैं और पैंट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, तो ये एक साक्षात्कार का ड्रेस होता है। लेकिन जो भी पहने कायदे का पहने, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, कायदे की पहनावा होना चाहिए। जिस दिन आप का इंटरव्यू है उस दिन के अखबार पर पूरी तरह से नजर रखिएगा। कभी कभी साक्षात्कार बोर्ड में आपसे पूछ दिया जाता है कि आज का हेडलाइंस क्या है। आपने अखबार पढ़ा है? आप कहेंगे यस मैंने पढ़ा है। कौन सा अखबार पढ़ा है और उस अखबार का हेडलाइंस क्या है, उसमें संपादकीय क्या है, उस दिन की गतिविधि क्या है, उस पार्टिकुलर डे, या पार्टिकुलर डे का मतलब है कि एक दिन पीछे का खबर रहता है ना पेपर में। भाई पेपर में तो एक दिन पीछे का खबर रहता है, लेकिन खबर आज की होती है, घटना कल की होती है, खबर आज की होती है। तो वो आज की जो खबर है कल के बारे में, उस पर आप पूरी तरह से निगाह रखिएगा। समय से पहले आपको बुलाया जाता है कि आपको, जैसे 10 बजे से है तो आपको 9 बजे की रिपोर्टिंग टाइम होगी, आप 9 बजे वहां उपस्थित हो जाइए। समय से वहां उपस्थित होंगे क्योंकि उसके पहले की कई औपचारिकताएं होती हैं। आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह का वेरिफिकेशन होगा, आपको कुछ फॉर्म वगैरह दिया गया होगा, उसको भर कर ले जाना होगा, आपकी फोटो, आपकी ये सारी चीजें जो हैं वो साक्षात्कार के पहले ये सारी औपचारिकताएं आपसे, तो वो सब जाकर आप अपना समय से बिल्कुल एकदम टाइम से वो सब आप करा लेंगे। उसके बाद आपको जब वेरिफिकेशंस वगैरह हो जाए, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास सारी होनी चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फेसिंग इंटरव्यू, अदरवाइज योर रिजल्ट विल बी प्रोविजनल। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा, यू विल गेट सिलेक्शन, बट योर सिलेक्शन विल बी प्रोविजनल, सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, आपको फिर एक जगह दिया जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद एक जगह बैठाया जाता है। आप लोग एक जगह बैठ जाएं, उसके बाद वहां से बुलावा आएगा और फिर आप वहां जाएंगे। आपको एक कोड दिया जाएगा, कोड, आपको एक कोड दिया जाएगा, नाम की तो बात कहीं होती नहीं, एक कोड दे दिया जाएगा। कोड में B+D C+A करके आपका हो गया C+A, अब आप हो गए C+A, आप हो गए A+C, इस तरह से। तो वहां से कॉल होगा A+C, तो आप जाएंगे वहां। नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इंटरव्यू को फेस करेंगे। बहुत सोचने की गुंजाइश नहीं है, बहुत होगा तो नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा।
अरे बहुत होगा तो नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपका कॉन्फिडेंस तब सेटर करता है जब आप ये सोचने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं वो नहीं सोचना है। पॉजिटिव में सोचना है, और निगेटिव में अगर दिमाग जाता है तो अरे क्या होगा यार, ये है तो तो इस तरह की सोच करेंगे। लंबी लंबी सांस लेंगे, जब वहां बैठेंगे ना लंबी लंबी सांस लेंगे, उससे थोड़ा सा एनर्जी बढ़ती है। नियम कहता है कि लंबी लंबी सांस लीजिए और उससे थोड़ा सा आपको, हाँ, उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो उठेगा। अब आपको, आपकी कॉल होगी, आपको बुलाया जाएगा। आप जब जाएंगे तो फिर आपको बाहर बैठाया जाएगा, बाहर बैठाया जाएगा, ठीक है। तुरंत सीधे अंदर नहीं ले जाया जाएगा, बाहर जहां बोर्ड है उसके बाहर आपको बैठाया जाएगा। फिर अंदर से अनुमति आएगी कि भेज दीजिए उनको, बुलाया जाए तो आप जाएंगे। जैसे ही आप गेट खुला, वैसे ही आप एक औपचारिक अनुमति लेंगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। और फिर आपको वहां से आवाज आएगी यस कम इन, या इशारा करेंगे यस कम इन, आप जाएं। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है और जो टेबल होता है वो अंडाकार आकार का होता है, अंडाकार होता है। एपीओ में मैं समझता हूं मैक्सिमम 3 एक्सपर्ट रहेंगे, एक बोर्ड का चेयरपर्सन रहेगा और 2 एक्सपर्ट रहेंगे मैक्सिमम, अन्यथा 2 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम आप 3 मान कर चलिए। एक बोर्ड का चेयरमैन होगा, चेयरमैन वो होता है जो कमीशन विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड होंगे। और कई बोर्ड होते हैं, 2 3 4, वो निर्भर करता है कितने लड़के हैं। आपका किस बोर्ड में पड़ेगा आपको नहीं मालूम है, और बोर्ड को भी नहीं मालूम है कि उनके बोर्ड में किस अभ्यर्थी का पड़ेगा। बोथ आर अननोन टू ईच अदर। आप नहीं जानते हैं कि आपका किन के बोर्ड में पड़ेगा। जैसे कोर्ट है ना, जैसे कोर्ट है ना, एक मिनट, थोड़ा सा बात हो जाएगी, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि आप जैसे कोर्ट में होता है, तो कोर्ट में तो पहले से आपको जानकारी होती है कि इस कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है, जाते हैं तो वो ट्रांसफर होता है, जानते हैं कि नहीं, केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं मालूम होता है कि वो केस ट्रांसफर होकर किस कोर्ट में जाएगा। तो वही स्थिति यहां होती है कि 3 4 बोर्ड बना हुआ है। अब वो चारों बोर्ड को ये मालूम नहीं होता कि हमारे बोर्ड में कौन कौन से लड़के आएंगे वो इंटरव्यू देने के लिए, और लड़कों को भी नहीं मालूम होता है कि हम किन के बोर्ड में जाएंगे इंटरव्यू। ये व्यवस्था होती है। आपका वो नाम पता नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, उनके पास नाम पता होता भी नहीं, उनके पास केवल आपका बायोडाटा होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जो बोर्ड होगा, बोर्ड के पास आपका नाम पता ये सब कुछ नहीं होगा। उनके पास केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बस। आप कौन हैं, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती। जब आप इन करेंगे, अंदर जाएंगे, तो मैं ये कह रहा था कि 3 चेयरपर्सन जो होते हैं बोर्ड के, वो बीच में बैठते हैं और एक्सपर्ट दाएं और बाएं बैठते हैं, एक्सपर्ट दाएं और बाएं। और जो चेयरपर्सन होते हैं बोर्ड के, वो बीच में बैठते हैं।
इसलिए आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इस बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है, और आपको चेयरपर्सन को ही मुखातिब होना है, और जो चेयरपर्सन होंगे उनके ठीक सामने वाली कुर्सी आपकी होगी, इधर भी इधर भी इधर भी, और जो सामने कुर्सी जो आपके लिए होगी वो कुर्सी और चेयरपर्सन बिल्कुल आमने सामने आप होंगे। तो आप वहां जाएंगे, वहां जाने के बाद आप उनसे इजाजत लेंगे, मे आई सिट डाउन सर, क्या मैं बैठ जाऊं सर? तो वो आपको इजाजत देंगे, यस बैठिए। तो आप बैठ जाइएगा मुस्कुराते हुए, है ना, थैंक्स ऐसे करते हुए बैठ जाइए। इजाजत जरूर लीजिएगा बैठने के लिए, है ना, इजाजत, मैं बैठ जाऊं सर, मे आई सिट डाउन सर, यस बैठ जाइए। अब बैठ गए। अब कोशिश कीजिएगा कि चेहरे पर कोई सिकन तनाव ना हो, कोशिश कीजिएगा कि कूल रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ऐसा लगे कि आप दबाव में नहीं। उसके बाद वो पहले आपसे इंटरव्यू मुश्किल से, अब तो अलग अलग जगहों पर निर्भर करता है और समय परिस्थिति, और ये भी निर्भर करता है कि कितने लड़के हैं एक बोर्ड में, उसके अनुसार, लेकिन आप मान कर चलिए कि आपका इंटरव्यू बहुत होगा तो 20 मिनट से अधिक नहीं होगा, बहुत होगा तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, 15-20 मिनट। अब इसी 15-20 मिनट में आपकी पर्सनालिटी की टेस्ट होनी, पर्सनालिटी की टेस्ट होनी। आप जाएंगे वहां पर, आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद आप ध्यान से सुनेंगे कि वो आपसे क्या पूछते हैं, जो पूछे और जितना पूछे जवाब उतना ही कर दीजिए, जवाब उतना ही, जितना वो पूछे उतना ही जवाब दीजिए। पहले वो आपसे पूछेंगे, आपके बारे में कुछ पूछेंगे, हालांकि व्यक्तिगत जानकारी नहीं ली जाती है, लेकिन तो भी हो सकता है कुछ आपसे वो पूछें, तो सामान्य सी चीजें रहेंगी, आप बता देंगे। उसके बाद सामान्य सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य सवाल होता है कि आप इस प्रोफेशन को क्यों ऑप्ट कर रहे हैं, जुडिशियरी आपकी प्राथमिकता क्यों है, आप क्यों चाहते हैं एक एपीओ बनना, ये सब सवाल ये होता है, क्यों चाहते हैं आप एपीओ बनना। तो ये कुछ सामान्य से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप पहले से तैयार रहिएगा कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि जुडिशियरी में क्यों आपका इंटरेस्ट है, आप एपीओ के लिए आप क्यों आना चाहते हैं, अगर आप आएंगे तो आपका मकसद क्या होगा, जॉब करने का मकसद आपका क्या है, आप क्यों प्रीफर कर रहे हैं, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब जरा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपके जवाब से सवाल पैदा होता है, आपके जवाब से ही सवाल पैदा होता है। तो जवाब जो देंगे वो बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए, कैलकुलेटेड मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। उन्होंने जो पूछा उसका जवाब आप उतना दे दीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं, सपोज आप नहीं जानते हैं, तो आप स्पष्ट तौर से कह देंगे कि माफ कीजिएगा सर, इसकी जानकारी हमें नहीं है ना, या मैं इस सवाल का जवाब जानता नहीं। या अगर आप जानते हैं, आप जानते हैं लेकिन श्योर नहीं हैं, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, आप जानते हैं बट यू आर नॉट श्योर, आपको लगता है कि शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, वैसी स्थिति में आप उनसे इजाजत लेंगे कि श्रीमान या सर मैं जानता तो हूं लेकिन श्योर नहीं हूं कि मैं जो जानता हूं कितना सही हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। तो उनको पहले से ये जानकारी हो जाएगी कि आप
कुछ जानते हैं इस विषय के बारे में, लेकिन श्योर नहीं है कि जितना आप जानते हैं या जो जानते हैं वो सही है। तो अगर ऐसा नहीं है और सीधे आप जवाब देते हैं और आपके जवाब गलत हैं, तो उससे गलत इंप्रेशन जाता है, गलत इंप्रेशन जाता है। जो सवाल पूछे आप उन्हीं की तरफ मुखातिब होइएगा। इधर भी मेंबर हैं, इधर भी मेंबर हैं, सामने भी मेंबर, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। जिधर से सवाल आए जवाब आप उधर ही की तरफ दीजिएगा। जैसे उन्होंने सवाल पूछा तो आप उधर ही मुखातिब होइएगा, इन्होंने सवाल पूछा तो आप इधर ही मुखातिब होइएगा, और सामने से अगर सवाल आए तो सामने। नियम ये भी कहता है कि जिस लैंग्वेज में सवाल किया जाए जवाब भी उसी लैंग्वेज में दिया जाए। तो लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश है, और तीसरा लैंग्वेज ऐसे जगहों पर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तीसरा तो कुछ है नहीं। तो नियम ये कहता है कि अगर सवाल इंग्लिश में पूछे गए हैं तो जवाब भी आप इंग्लिश में दीजिए, लेकिन ये निर्भर करता है कि हाउ फार यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सपोज कि अगर उन्होंने इंग्लिश से सवाल किया, इंग्लिश में सवाल कर दिया, आपको जवाब आता है लेकिन इंग्लिश में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनसे इजाज़त लेते हुए कि सर अगर आप कहें तो मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सवाल इंग्लिश में आए तो हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, तो वो तुरंत कहेंगे यस 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 व्हाई नॉट, आप हिंदी में एक्सप्लेन करें। किसी भी विवादित सवालों से दूर रहिएगा, दूर इन द सेंस कि अपने आप को इस तरह से एस्केप करेंगे कि आप मकसद भी पूरा हो जाए और ये भी स्पष्ट न हो कि आप किस विचारधारा के या किस सोच के। कभी कभी ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें लगेगा कि इस सवाल का जवाब देने पर हो सकता है ये सोच स्पष्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो कि मैं इस सोच का व्यक्ति हूँ या इस विचार का व्यक्ति हूँ, और हो सकता है उस सोच और उस विचार के व्यक्ति अगर बोर्ड में ना हो तो वो थोड़ा सा आपको हार्म पहुंचा सकता है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, एक हमारे मित्र थे, बिहार लोक सेवा आयोग में पीसीएस का इंटरव्यू देने गए थे। वो साम्यवाद के प्रखर विरोधी थे, प्रखर विरोधी थे। उनको कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे उससे नफरत करते थे, घृणा करते थे। अब ये गए बोर्ड में, पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा था, इन्होंने ये गए और सवालों सवालों में इनसे पूछ दिया कि ये बताइए कि भारत में साम्यवाद का भविष्य क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। अब वो प्रखर विरोधी था साम्यवाद का, अब वो तुरंत भड़क। और उस समय की बात मैं बता रहा हूं जब साम्यवाद आपका सोवियत संघ से या अन्य देशों से साम्यवाद जो है वो लड़खड़ा रहा था, टूट रहा था। जो सोवियत संघ टूटा ना, उस समय साम्यवाद जहां जहां दुनिया के अन्य जगहों पर था वो सब लड़खड़ा रहा था, और उसी समय की बात है। और इसीलिए पूछ भी दिया कि साम्यवाद का भविष्य क्या है भारत में। तो इन्होंने कहा कि भारत में साम्यवाद का भविष्य तो कभी था ही नहीं, तो आज किस भविष्य की बात करें। थोड़ा सा बहुत बोल्ड था बोलने में। उसने कहा कि जब आज की बात छोड़ दीजिए, आज तो पूरी दुनिया में साम्यवाद खत्म हो रहा है, लेकिन अगर भारत की ही बात करें तो भारत में साम्यवाद का भविष्य तो कभी रहा नहीं, आज कहां से। अब इन्होंने जवाब दिया, बहुत स्मार्टली और स्ट्रांगली जवाब दिया।
वो जब जवाब देकर आए, बाहर आए, जब हम लोगों से बातचीत हुई तो वो थोड़ा सा घबरा गए। घबरा ये गए कि उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बोर्ड में कोई साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति हो और वो हमारे विचार को से बिल्कुल सहमत ना हो और ऐसे में कुछ हार्म ना हो जाए हमारा। तो आपको जब भी कभी इस तरह की सवाल का सामना करना पड़े तो आप जवाब इस तरह से दीजिएगा। देखिए, आपको जवाब, सवाल को सुन लीजिए, उसके बाद लंबी सांस लेते हुए 1, 2, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का आप ठहराव ले लीजिए, हॉल्ट कर जाइए। कोई ऐसा नहीं कि उनका सवाल खत्म हुआ और जवाब, 30 सेकंड 35 सेकंड का हॉल्ट ले लीजिए और उसके बाद बहुत ही शालीनता से, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही विश्वास के साथ आप इस तरह का जवाब दें जिससे ये न लगे कि आप किसी विचारधारा से जुड़े हैं या किसी विचारधारा के कट्टर समर्थक। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि बोर्ड में जो लोग होते हैं वो आपको बहुत एनकरेज करेंगे, प्रायः एनकरेज करते हैं। चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं झलकना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि वो मार्क्स देना चाहते हैं आपको, आप कितना मार्क्स उनसे ले पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। वो मार्क्स देने के लिए बैठे हैं, आप उनसे कितना मार्क्स ले पाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। जब इंटरव्यू समाप्त होता है तो आपको कहा जाएगा कि आप ओके, नाउ यू कैन गो। जब आपको कहा जाएगा नाउ यू कैन गो तो थैंक्स कहते हुए, थैंक्स सर कहेंगे, उठेंगे, उठने के बाद करते हुए फिर आप वापस लौटेंगे। लेकिन इस 15-20 मिनट में जो आपकी गतिविधि होगी, जो आपका इंप्रेशन बनेगा, वो इंप्रेशन ही आपको, आपके लिए मायने रखेगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द फाइनल इंप्रेशन। कहते हैं जैसे आप इंटर करेंगे उस तरह से वहां पर जब इंट्रेंस होगा तो वहां बिल्कुल मुस्कुराते हुए, अब मुस्कुराहट भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लगे कि जबरदस्ती कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, मुस्कुराहट ठीक है, अपने जगह पर है, लेकिन ऐसा ना लगे कि आप कोई जबरदस्ती में अनावश्यक हंस रहे हैं। चेहरे पर एक नेचुरल सी मुस्कान रहनी चाहिए। और फिर आप जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको 4-5 सवाल पूछे जाएंगे, है ना, और वो सामान्य से सवाल पूछे जाते हैं। अब चूंकि कोरोना का काल है, कब है इंटरव्यू? जुलाई में करा रहे हैं, स्वाभाविक है, डेट अभी नहीं आई है, जुलाई में कराएंगे या अगस्त में कराएंगे? यही तो कराएंगे। तो जुलाई में कराएं, अगस्त में कराएं, तो ये सारा समय तो कोरोना का ही चल रहा है। तो कोरोना के संदर्भ में आप एक आंकड़ा आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि रेलिवेंट कोरोना के संदर्भ में, वैक्सीनेशन के संदर्भ में, ये सब के संदर्भ में जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, इस कुछ टॉपिक्स पर आप तैयारी कर लीजिएगा। जुडिशियरी के संदर्भ में, अब चूंकि आप लोग लॉ के विद्यार्थी हैं तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कॉमन सवाल होते हैं, या ऐसे होते हैं जो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप लॉ के विद्यार्थी हैं। मेरी बात गौर कीजिएगा, मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं तो यू आर सपोज टू हैव द नॉलेज ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो ऐसे कुछ सवाल तैयार कर लीजिएगा, ऐसे सवाल तैयार कर लीजिएगा जो सवाल ऐसा हो जो ये रिफ्लेक्ट करे कि लॉ के विद्यार्थी होने के नाते इन सवालों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इधर महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जो डेवलपमेंट होता है उस पर भी नजर रखिएगा।
जो डेवलपमेंट होता है उस पर भी नज़र रखिएगा, उससे भी सवाल आपके पूछे जाएंगे। अपराध जगत से कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण होगा उस दरमियान जो महत्वपूर्ण होगा, जैसे मान लीजिए कि एक जो मामला आया आपके यूपी में ही, वो अंसारी थे ना, मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी के संदर्भ में यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में एक टसल हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, आपको जानकारी होगी। तो ऐसे में आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये पंजाब सरकार का जो स्टैंड था मुख्तार अंसारी के संदर्भ में, या उत्तर प्रदेश का जो स्टैंड था, या जो ये डिस्प्यूट डेवलप हुआ, आपके अनुसार ऐसा डिस्प्यूट होना चाहिए था, या पंजाब सरकार का स्टैंड सही था? क्या यूपी सरकार अगर चाहती थी कि उसे यूपी में लाया जाए तो क्या यूपी सरकार सही थी? तो ऐसे सवाल पर आपको कानूनन जवाब दीजिएगा। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कानूनी सवाल, जो ऐसा सवाल हो जो लॉ से संबंधित हो, उसका जवाब भी लॉ के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। देखिए सवाल आप कीजिएगा, सवाल अगर जुडिशियरी के संदर्भ में कुछ किया जाता है तो दो आदमी है, एक लॉ का जानकार है और एक लॉ का जानकार नहीं है, जवाब दोनों देगा, हम भी जवाब देंगे, आप भी जवाब देंगे, लेकिन आप जो जवाब देंगे वो किसी आधार पर, आप जो जवाब देंगे आप रेफरेंस के आधार पर जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? रेफरेंस के आधार पर जवाब देंगे। रेफरेंस क्या? आप बताएंगे कि इस संदर्भ में कोर्ट का ऐसा रुख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रुख रहा है, हाई कोर्ट का ऐसा स्टैंड रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप, और जो सामान्य आदमी होगा वो सामान्य तरीके से जवाब देगा। जब आपसे मान लीजिए कि आरक्षण के संदर्भ में सवाल पूछा जाएगा, जैसे अभी मराठा सरकार आरक्षण देना चाहती थी मराठियों को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, जबकि वहां की सरकार ने, वहां की हाई कोर्ट ने मेरे समझ से ओके कर दिया था। महाराष्ट्र की जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने ओके कर दिया था महाराष्ट्र की सरकार के स्टैंड को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। तो अब आपको ये सब ऐसे सवाल हैं जिसका अब क्यों टर्न डाउन कर दिया, और महाराष्ट्र सरकार ने क्यों उसको अप्रूव किया था, क्यों चाहती थी महाराष्ट्र की सरकार कि इनको आरक्षण मिले, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहते हुए उसको टाल दिया कि नहीं आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो उसने किस जजमेंट का हवाला दिया, और हवाला देते हुए क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंची? आपको मालूम है क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंची कि मराठियों को नहीं मिलना चाहिए? आपने देखा जजमेंट, पढ़ा? क्या पढ़ा? राइट, राइट। उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने अगर ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा, ये जुडिशियरी से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंदिरा साहनी का जजमेंट है 1992 का सर, और वो 11 सदस्यीय, कितने कितने बेंच का था जजमेंट? हाँ, अरे ये सब जानकारी रखिए भाई आप लोग। वो 11 सदस्यीय शायद बेंच थी जिसमें जिसने इसको दिया था, इंदिरा साहनी के, और उस जजमेंट में ये कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब मराठियों को जो रिजर्वेशन दे रहा था वो 50% से ज्यादा हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि 50% से ज्यादा आरक्षण की लिमिट नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इंदिरा साहनी का जजमेंट है। और आगे फिर कोर्ट ने ये कहा कि 1992 से लेकर अब तक इतने वर्ष हो गए, कोई भी जजमेंट ऐसा नहीं आया
जो इंदिरा साहनी के जजमेंट के विरुद्ध। तो ऐसी स्थिति में हम इसको अपहोल्ड करने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वो ये कहा कि जिन मराठियों को रिजर्वेशन देने की बात आ रही है वो मुख्य धारा में है, वो मुख्य धारा में है, वो मुख्य धारा में है। और जो व्यक्ति, जो समाज मुख्य धारा में हो, तो उसे आप पिछड़ा कहते हुए आरक्षण के लिए इंटाइटल्ड कैसे करेंगे? तो ये दो बिंदु जो हैं, इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, और उस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस कोर्ट, अभी जो बोला था, उस बेंच को हेड अपने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। वो क्या नाम था उनका? आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ही तो उस बेंच को लीड कर रहे थे। भूषण, क्या नाम है, कौन जज हैं एक भूषण वहां? तो उनका जजमेंट था। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2-3 जजेज वहां हैं। एक हैं आपके नहीं, चंद्रचूड़ तो खैर यहां से गए हैं, वो तो हैं महाराष्ट्र के। लेकिन आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस अभी हैं। एक तो आपका वो है, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूं। एक भूषण है, एक शरण है, कोई शरण है ना, शरण है, एक भूषण है। तो ये लोग तो भूषण साहब की बेंच से ही ये जजमेंट हुआ था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई लीगल क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसका लीगल तरीके से जवाब दीजिएगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत ज्यादा खींचने की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में ऐसी चीजों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा जो लगे कि आपको ऐसी चीज हो गई जो मैं कुछ नहीं जानता था और मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और ऐसी चीजों, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसी सामान्य सी चीजें पूछते हैं जो अपेक्षा की जाती है कि आपकी जानकारी उसकी होगी। आप कैसे जवाब देते हैं, कितना बढ़िया ढंग से उनको कन्विंस कर ले जाते हैं, उनको समझा जाते हैं, उनको इम्प्रेस कर ले जाते हैं, बस यही मैटर करता है। मैं फिर दोहरा दूं कि ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये मेरिट टेस्ट नहीं होता है। इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी टेस्ट इन विच योर पर्सनालिटी इज गोइंग टू बी टेस्टेड। What kind of a person you are, what kind of a personality you have. Personality includes many things such as your temperament, your approach, your appearance, your body language, your reactions, all these include in personality। और यही चीज पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, बहुत जानकारी नहीं होती है लेकिन बोर्ड को इम्प्रेस करके आ जाते हैं। तो माहौल को थोड़ा सा हल्का बना के रखिएगा, आप पर निर्भर करेगा। आप एकदम सीरियस, एकदम घबराए रहेंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके हाव भाव को ही देख रहे हैं और उसी पर उनको अंक देना है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पर्सनालिटी टेस्ट है। आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका उस समय का हमारे सवाल को फेस करना, जवाब देना, कितना आप कंफर्टेबल हैं, कितना आप तनाव में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जवाब जान रहे हैं लेकिन तनाव के कारण आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, या कहना कुछ और चाह रहे हैं, ये सब सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर, कायदे से, आत्मविश्वास के साथ, कंफर्टेबली जाइए और इंटरव्यू फेस कीजिए। मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी ऐसी बातें थी जो इंटरव्यू में जो लोग जा रहे हैं उनको एक बार उनके नॉलेज में दे दिया जाना चाहिए। अगर कोई सवाल आपको इसके अतिरिक्त हो तो आप पूछ सकते हैं।
भी पहने कायदे का पहनेंगे, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ उस दिन पहली दफा आप बोर्ड देखेगा, लोग देखेगा। बोर्ड का मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग आपको देखेगा कि ये विद्यार्थी है जिसको मैं एपीओ के रूप में चुन कर भेज रहा हूँ। मेरी बात गौर कीजिएगा, वहाँ जो चेयरपर्सन होता है वो बोर्ड का मेंबर होता है, तो उससे ये लगे कि जिस व्यक्ति को मैं भेज रहा हूँ व्यक्ति, तो ड्रेस भी एक पार्ट होता है। आप कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो भी पहने साफ सुथरा एकदम वेल मेंटेन्ड। एक ड्रेस आता भी है जो मैं देखता हूँ लोक सेवा आयोग में लड़के, वो इस हैं सफ़ेद शर्ट नहीं, स्काई ब्लू टाइप का शर्ट और वो ब्लू टाइप की ब्लू पैंट। सूट पहन के जाइए, सूट पहन लीजिए, आवश्यकता हो तो टाई पहन लीजिएगा। ये ड्रेस कोड है, ये नहीं कि आप जो सामान्य शादी विवाह में जो पहन के जाते हैं वो पहन के चले जाएं। नहीं, सूट उट तो शादी में भी जाते हैं तो वो तो वहाँ चलेगा, लेकिन ऐसे जो पैंट शर्ट वगैरह जो है वो देखिएगा कि वो थोड़ा सा वो स्काई ब्लू वगैरह का शर्ट हो तो वो ज़्यादा वो फिट होता है। ये और कोई सवाल आपको साक्षात्कार के संदर्भ में जो आपको लग रहा है कि इस तरह के कोई सिचुएशंस आपके अंदर में अगर हाँ जैसे हाँ नहीं, तो आप जो अब तक कर के आ रहे थे स्वाभाविक है कि अब तक तैयारी कर रहे थे। अरे भाई, तैयारी के क्रम में ही तो हम पहुंचे हैं भाई। तो ऐसा है कि इतने साल तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो कर क्या रहे थे? इस बीच में आपका कहीं कोई सिलेक्शन वगैरह भी हुआ था, कहीं प्री में, मेंस में, कहीं कुछ? हाँ, 2017 में, तो 4 ही साल का तो गैप है। हाँ, 2009 का है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ हाँ, तो आप कर क्या रहे थे? तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि उसका कोई रीजनेबल उत्तर आपके पास है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर मान लीजिए यही सवाल आपसे? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हम्म, हम्म। नहीं, ऐसा है कि जिस सेवा में आप जा रहे हैं उसमें आपके प्रैक्टिस और आपके अनुभव की भी जरूरत है भाई। ऐसा है कि हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पर ये देखिए ना कि प्रोफेशन बढ़िया है, लेकिन आप किसी सेवा में जाकर और तब सेवा करना, किसी नौकरी में जाकर तब सेवा करना और अलग से प्रैक्टिस करना, दोनों में अंतर होता है। हाँ हाँ, तो आपको ऐसा कहना है ना कि स्वाभाविक है कि सेवा की प्राथमिकता होती है। मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस इसलिए भी कर रहा था कि जब सेवा का मौका मिलेगा तो प्रैक्टिस का लाभ मुझे मिलेगा। मेरी बात समझ लीजिएगा, जब सेवा का मौका मिलेगा तो इस प्रैक्टिस का लाभ मिलेगा। अब प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है जो अगर प्रैक्टिस में नहीं किया होता तो जानकारी हमें नहीं होती। अब उस जानकारी का लाभ इस सेवा में मैं पूरी तरह से उठा सकता हूँ। भाई, आप रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ आदमी नहीं है, आपको जानकारी है और वहां भी आपको प्रैक्टिस ही करना है। अरे भाई, एपीओ में क्या करना है? प्रैक्टिस ही तो करना है। तो इससे बढ़िया जवाब क्या होगा कि मैं अनुभवी आदमी हूँ, मुझे प्रैक्टिस की जानकारी है, मुझे अगर सेवा का अवसर मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि मैं
औरों से बेहतर प्रैक्टिस कर पाऊंगा, औरों से बेहतर सरकार का पक्ष ले पाऊंगा, मैं माननीय न्यायालय को कन्विंस कर पाऊंगा, मैं माननीय न्यायालय को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ये मुझे विश्वास है। और ये विश्वास कहाँ से आया? प्रैक्टिस करने से आया। इस तरह से आप बताइएगा। अब ये तो नहीं कि आप प्रैक्टिस छोड़कर क्यों आ गए। भाई प्रैक्टिस हमने इसीलिए किया था कि जब हमें सेवा का अवसर मिलेगा तो ये प्रैक्टिस का लाभ भी मुझे मिलेगा। आज मौका मिला है, मैं उसका लाभ उठाते हुए अगर सेवा में हमें मौका मिलेगा तो मैं अपने उस प्रैक्टिस का लाभ उठाकर, आपके साथ भी ये जवाब हो सकता है। अरे ठीक है, प्रैक्टिस वहाँ कोई प्रैक्टिस का, सभी लोग प्रैक्टिस वो थोड़े ही करते हैं प्रैक्टिस। अब तो बताया जाता है कि हम भाई लॉ के हैं, ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद में प्रैक्टिस। हम्म हम्म नहीं, प्रैक्टिस के बारे में और क्या जानकारी चाहिए उनको, वो क्या जानकारी चाहते हैं? भाई मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अब आपको प्रैक्टिस के बारे में क्या जानकारी चाहिए? मैं हाई कोर्ट की गतिविधियों को जानता हूँ, अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो। अगर लोअर कोर्ट्स की तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जानकारी होगी कि एक प्रैक्टिशनर को हाई कोर्ट की क्या क्या गतिविधि होती है, जिसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी आप कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत जानकारी कर लीजिएगा, ये कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे थे, तो आप कहेंगे कि भाई इतनी मैं प्रैक्टिस कर रहा था और उसका लाभ मुझे सेवा में मिलेगा। भाई आप कहीं जाते हैं, आप जाइएगा तो एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो, और आप किसी प्राइवेट फर्म में जाइए तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ अगर आपने ये कहा कि आप ग्रेजुएट भी हैं, आप परीक्षा, आप मेरिट में आ चुके हैं, आपके पास प्रैक्टिस का अनुभव भी है, तो आप तो परफेक्ट हैं। अगर और लोगों के बीच से आपको पूछा किया जाए तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको प्राथमिकता। वो आप चाहें तो अपना ही कर लें, तो मैं तो आपको पूरी चीज़ बता दिया ना, कैसे आप जाएंगे, कैसे कैसे आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ये सब आप जाने। ये चीज़ तो आपको बाहर में करेंगे वो वहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो आपको टाइम, जिस समय रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम में हाजिर हो जाइए, पूरा रिकॉर्ड लेकर जाइए। रिकॉर्ड की अगर कमी होगी तो आपसे अंडरटेकिंग भराएंगे। रिपोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए आपसे मांगा जा रहा है कि इस चीज़ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आपके का साक्षात्कार होगा। हाँ 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 हम्म, हाँ 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 हम्म। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस तरह से नहीं कहेंगे। उस समय कहना चाहिए सर मैं हिंदी में, मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ सर, या सर मैं हिंदी में जवाब दूँ। ये नहीं कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो दिक्कत होगी ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये कहना चाहिए ना, आप ही से जान लीजिए। हाँ तो ऐसे कहेंगे। देखिए यही चीज़ तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। सर मैं हिंदी में जवाब दूँ, सर हिंदी में मैं बहुत, मैं ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता हूँ, या हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ सर, ये प्रॉम्प्टनेस है ना। हाँ तो ये कह सकते हैं कि सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, या इफ़ यू डोंट माइंड मैं हिंदी में जवाब दूँ सर, है ना। इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं हिंदी में जवाब दूँ सर, तो कहेंगे वाई नॉट, वाई नॉट, बिल्कुल विथ ग्रेट प्लेजर जवाब दीजिए। ऐसा थोड़ा ही कहेगा कि हिंदी में जवाब नहीं दीजिए, है ना। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप तो विद्यार्थी भी रहे हैं। सुरेंद्र, सुनील, और आप? दिलीप। तो ठीक है सुनील और दिलीप, आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और बहुत ज़्यादा इसमें जितनी बात मैं बताया हूँ उतनी बात आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल चीज़ हमने बताया, मैंने देखा है, मैंने खुद भी फेस किया है और देख भी रहा हूँ। ठीक है ना। ओके।